अभी तक हमने निकाला। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास n चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो यूनिट वॉल्यूम में है और हर चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है q, और वो किसी क्रॉस सेक्शन से t टाइम में निकल करके जाते हैं, और हर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है v है। सो हमने क्या किया यहाँ पर कि एक सिलेंड्रिकल रीजन मान लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और जिसकी लेंथ मैंने डेल्टा x मान लिया। अब इसके अंदर टोटल कितना चार्ज होगा सबसे पहले हमें निकालेंगे। हर चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है, उनका टोटल नंबर n है। सो टोटल चार्ज यूनिट वॉल्यूम पे n q हो गया, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा a इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ मैंने a इंटू डेल्टा एक्स ले लिया। अब वेलोसिटी निकाला हमने, वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब करंट हमने क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जिस डेल्टा क्यू मैंने लिख दिया एन क्यू इज द टोटल चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम एंड इट इज टोटल वॉल्यूम, एंड डेल्टा टी यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा टी विल बी डेल्टा एक्स बाई डेल वी, और यहाँ पर हो जाएगा कितना एन क्यू ए वी। अब हम आगे कंसीडर करना चाहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन के बाद मान लेते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल रोटेटरी मोशन में है। सो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है जो आर सर्कल के रेडियस में वी वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, तो कितनी करंट होगी। अब आप देखिए हर टी टाइम के बाद चार्ज क्यू यहीं से जाएगा, तो चार्ज क्यू किसी भी सेक्शन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, टी, दोबारा उसी सेक्शन से टी टाइम बाद आएगा। सो आई विल बी इज इक्वल टू क्यू बाई टी, 1/t जो है वो फ्रिक्वेंसी है, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट को कितना लिख दिया, करंट को लिख दिया यहाँ पर q इंटू एफ हो गया। इसके बाद आगे हम यहाँ पर ले लेते हैं I इज इक्वल टू क्यू, टी की जगह मैं लिख दिया 2πr/v, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, से यहाँ पर आ जाएगा qb डिवाइड बाई 2πr। नेक्स्ट मैंने उसी सेम एक ही इक्वेशन है, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। अब I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 2π बाई ओमेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा I इज इक्वल टू क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 2π। सो ये तो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन की वजह से हमने पढ़ करके देख लिया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो हमारा बार बार काम आएगा, कि यदि हमारे पास कोई रेजिस्टेंस R है और उस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया जिसका EMF कितना है V, तो उस रेजिस्टेंस पे करंट इस्टेब्लिश हो जाएगी I, जो हम I इज इक्वल टू V बाई आर लिखेंगे। आगे कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे। सो पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम कि हमारे पास एक करंट है, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। तो हम 1 सेकंड में कितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे ये निकालना है, बहुत आसानी से बताया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू को मैंने n इंटू क्यू लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्यू और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और टी। अब इसके बाद मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया है, तो I की वैल्यू कितने दिया है 1। उसके बाद यहाँ पर n है, फिर 1.6 और 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n विल बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। मैंने इस 10 पावर 19 को ऊपर लिख गया तो 10 टू पावर 19 होगा, 10 अलग कर दिया तो 10 इंटू 10 पावर 18 डिवाइड बाई 1.6। सो 10 बाई 1.6 विल बी इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। सो यदि कहीं पर भी किसी कंडक्टर में, किसी वायर में यदि 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब है कि उस वायर के अंदर कोई भी क्रॉस सेक्शन यदि आप लेंगे तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जरूर पास हो रहे होंगे। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लेते हैं। सो इट इज एग्जांपल नंबर 2। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम विद वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड करंट। सो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं Q विल बी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वेलोसिटी हमें दिया है 2 इंटू 10 पावर 6, रेडियस दिया 1 एंगस्ट्रॉम जिसको मैंने लिख दिया 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल के सर्कल में चक्कर लगा रहा है, तो यदि उसका टाइम पीरियड t है तो हर टाइम पीरियड t में किसी भी सेक्शन से चार्ज q क्रॉस करेगा, इसलिए I विल बी इज इक्वल टू q बाई टी, जिसको मैं कितना लिख सकता हूँ, q इज इक्वल टू टी इज 2πr बाई बी। इस b को मैं ऊपर ले गया तो क्यू बी, अभी पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट आप फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाइए, तो क्यू बी डिवाइड बाई 2πr। अब यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दिया, ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, वेलोसिटी दिया है 2 इंटू 10 पावर 6,
और यहाँ 2 पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ r की वैल्यू 10⁻⁻10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 10 + 6 16 और ये -19 है तो यहाँ हो गया 10⁻3। 1.6 है तो 1.6 लिख दिया, 2 था तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 0.51 इंटू 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है कि वी हैव चार्ज क्यू, किसी भी सेक्शन से चार्ज क्यू क्रॉस करके जा रहा है जिसकी वैल्यू है Q = 2t + 1 कूलम। फाइंड करंट, पहले करंट निकालना है। सो I will be = dq/dt। q/t या डेल्टा q/t नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारा चार्ज जो है टाइम का फंक्शन है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सो d/dt 2t + 1। अब dt और t तो इसका तो डिफरेंशियल 1 हो जाएगा 2 और 1 कांस्टेंट है तो 0, तो यहाँ पर 2 एम्पियर आ गया। अब मैंने यहाँ निकलवाया कि फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम t = 1 सेकंड टू t = 3 सेकंड। अब आपको जब ये एवरेज करंट निकालना है तो इस एवरेज करंट को निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास दिया है Q = 2t + 1। अब एवरेज निकालना है तो t = 1 पर कितना चार्ज था उसके अंदर, उस एलिमेंट के अंदर। सो यहाँ पर Q1 लिख दिया, t की वैल्यू 1 लिख दिया तो 2 × 1 + 1 इट विल बी 3 कूलम। और यहाँ t = 3 है 3 सेकंड पर, यहाँ पर दिया ना t = 1 सेकंड टू t = 3 सेकंड, तो यहाँ t = 3 पर Q2 = हो गया 2 × 3 + 1। t की वैल्यू यहाँ मैंने 3 रख दिया तो 2 × 3 + 1 इट इज़ 7। सो आप समझिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर से चार्ज फ्लो करके जा रहा है तो उस कंडक्टर के अंदर किसी भी वॉल्यूम पर t = 1 सेकंड पर 3 कूलम चार्ज था। अब t = 3 सेकंड पर उस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है 7 कूलम, तो 3 कूलम से कितना हो गया 7 कूलम हो गया, तो बढ़ के कितना चेंज हो गया 4 कूलम। इसलिए जो टोटल चार्ज क्रॉस किया वो हो गया Q2 - Q1 जिसको मैंने 4 कूलम लिख दिया। कितना टाइम लगा इसको जाने में, तो हमें टाइम कहाँ से लेना है 1 से लेकर के 3 तक लेना है, इसलिए डेल्टा टी की हम वैल्यू लिख लेंगे। सो डेल्टा टी विल बी = t2 - t1 2 सेकंड आ गया। अब I एवरेज विल बी = डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, जिसको मैं कितना लिख सकता हूँ 4/2 इज 2 एम्पियर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे अगला एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी उस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो वॉल्यूम है उसके अंदर टाइम टी के अकॉर्डिंग चार्ज कितना हो रहा है Q = t² + 2 कूलम। तो हमें निकालना है फाइंड I एंड एवरेज वैल्यू बिटवीन t = 0 एंड t = 2। सेम पहला वाला क्वेश्चन है। I = dq/dt, तो d/dt q की वैल्यू लिख दिया t² + 2, t² का डिफरेंशियल होगा 2t और 2 चूँकि कांस्टेंट है तो 0, तो 2t आ गया, तो यहाँ पर 2t आ गया। अब q की जो वैल्यू है वो एवरेज हमें निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन लिख दिए t² + 2। अब हमें t = 0, क्यों 0 पूछा है तो इसकी वैल्यू लिख दूंगा। तो t = 0 पर यदि हम इस वैल्यू को लिखते हैं तो ये आ जाएगा Q1 t = 0 लिख दिया तो 0 + 2, तो ये आ जाएगा कितना 2 कूलम चार्ज आ गया। अब t = 2 पर यदि आप लेंगे तो Q2 = 2² + 2, 4 + 2 6 आ जाएगा, 6 आ गया तो 6 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2, 6 - 2 = 4। अब डेल्टा टी हमने निकाल लिया। सो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 एंड डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो यहाँ पर आप ये वैल्यू ले सकते हैं, यह जगह डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है, डेल्टा क्यू है 4, तो 4/2 एंड 4/2 इज 2 एम्पियर। सो इधर की तरफ आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर, ऐसे निकाल सकते हैं। सो कोई भी यदि फंक्शन दिया है तो पहले देख लेंगे कि हमें एवरेज निकालना है या इंस्टेंटेनियस निकालना है। इसका एक दूसरा तरीका हमारे पास और हो सकता है। दूसरा तरीका ये था, हर जगह लगेगा ऐसा नहीं है, बहुत बार हमें करंट दिया रहता है, चार्ज नहीं दिया रहता है, तो जब करंट दिया है तो हम वहाँ से एवरेज वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो भी मैं भी आगे आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा।
सो अब देखिए आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऊपर अभी आई की जो वैल्यू है वो यहाँ 2t आई थी, तो आई की वैल्यू यहाँ 2t आ गई। अब t इज इक्वल टू 0 पर जो हम करंट ले रहे हैं पहली करंट वो आ जाएगी 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर करंट आ जाएगी 4। सो आई एवरेज हो गया आई एवरेज इक्वल टू i1 प्लस i2 बाई 2, तो 0 प्लस 4 बाई 2, और आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आई एवरेज आ जाएगा 2 एम्पियर। सो अब देखिए यहाँ पर भी आई एवरेज 2 एम्पियर था और ये भी 2 एम्पियर आ गया, तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे आई एवरेज को i1 प्लस i2 बाई 2 इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फंक्शन लीनियर है। यदि ये लीनियर फंक्शन नहीं होता तो फिर मैं इस तरह का एवरेज यहाँ पर नहीं लगा सकता था। अब इसी क्रम में आगे हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर परहैप्स इट इज 5। हम ये मान लेते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन से 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 टू द पावर 11 पॉजिट्रॉन्स pass through a section in 2 milliseconds in opposite direction. सो हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना, फाइंड आई। बहुत आसानी से बताया जा सकता है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। दो तरह के चार्ज पार्टिकल ले लिया हमने इस बार, कहीं भी दो तरह के चार्ज पार्टिकल ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते समय आएंगे अभी। सो यहाँ पर अब आप समझिए हमारे पास क्या है कि कोई क्रॉस सेक्शन है। उस क्रॉस सेक्शन में मान लेता हूँ मैं इधर से इधर की तरफ ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चूँकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है। सो इसकी वजह से जो करंट होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो ये हो गए करंट आई ई। अब आगे है पॉजिट्रॉन जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, इधर ही, तो पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। सो इसकी वजह से जो करंट होगी वो इधर की तरफ होगी। इसको मैंने लिख दिया आई पी। चूँकि ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हैं, तो सेम डायरेक्शन में दोनों करंट है, इसलिए जो टोटल करंट होगी, सो टोटल करंट विल बी इज इक्वल टू, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, इसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दिया हुआ था कि ठीक है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो मैंने माना इलेक्ट्रॉन एरो उनकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, और पॉजिट्रॉन क्वेश्चन में लिख रखा है कि इसके अपोजिट है। सो पॉजिट्रॉन को तो मैंने पॉजिट्रॉन के ऊपर ई प्लस लिख देते हैं। अब चूंकि पॉजिट्रॉन इधर जा रहा है और हमने पढ़ रखा है कि करंट की डायरेक्शन उधर की तरफ होगी, जिधर की तरफ पॉजिटिव चल जाएगा। सो ये जो करंट हो गई वो आई पी हो गई। इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर जा रहा है तो जिधर की तरफ निगेटिव चार्ज जाएगा करंट उसके अपोजिट होगी, तो करंट अपोजिट है तो आई ई हो गई। इसलिए जो टोटल करंट होगी आई, दैट विल बी इज इक्वल टू आई ई प्लस आई पी। अब हम बहुत आसानी से बता सकते हैं इसको। सो मान लेता हूँ मैं कि N1 इलेक्ट्रॉन थे। सो N1 इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज ही तो टोटल टाइम, यहाँ N2 पॉजिट्रॉन थे, उन पर चार्ज ही है, एंड डिवाइड बाई टोटल टाइम टी। फिर आप इसकी वैल्यू लिख देंगे। सो N1 प्लस N2 ई डिवाइड बाई टोटल टाइम टी। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सो वैल्यू आप जब इसे लिखेंगे, सो 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर 11
इधर की तरफ लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड 2 मिली सेकेंड, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इसको। ये 10 टू द पावर 10, ये 10 टू द पावर 11 है। सो आप 10 टू द पावर 10 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। सो आप 10 टू द पावर 10 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 10 मतलब 11। सो इधर की तरफ तो हो गया कितना, 11 इंटू 10 टू द पावर 10। ये पहला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया मैंने। यहाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो माइनस 3 ये ऊपर जा कर के प्लस 3 हो जाएगा। सो प्लस 3 हो गया तो 10 टू 13 हो गया, 13 और 19 10 पावर माइनस 6 हो गया। इसको कैंसिल कर देंगे तो 0.8 और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10 टू द पावर 3, ऊपर चला गया 13 और ये तो आ गया -6 एम्पियर। सो काफ़ी कम करंट आ रही है। काफ़ी कम करंट इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम लिए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 एम्पियर करंट जब फ्लो कराती है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने, 10 टू द पावर 18, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम लिया। कितना लिया, 10 टू द पावर 10, और पॉजिट्रॉन कितना लिया, 10 टू द पावर। तो कभी कभी हमें दोनों तरह के चार्जेस दिए जा सकते हैं। सो हमें ध्यान रखना होगा जब टोटल करंट निकालना है तो टोटल करंट निकालने के लिए हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। सो क्वेश्चन ये है, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूँ डिफरेंशिएशन की। सो कई पार्ट में क्वेश्चन को कर लिया जाए। सो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड करंट flowing through an element if the charge flow is given by। कई पार्ट में कर लेते हैं, एक एक पार्ट में आपको करा रहा हूँ। सो फर्स्ट जो Q है वो मैं ले लेता हूँ ऐसे, जैसे मान लिया 4 ले लिया, e टू द पावर माइनस t ले लिया, केवल इतना ले लिया। इस तरह का चार्ज की जरूरत पड़ेगी जब हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि हमारा इनका काम नहीं पड़ेगा, अभी हम प्रैक्टिस करके देख रहे हैं, आगे अपने को आएगा ही आएगा। सो यहाँ पर I की वैल्यू है हमारे पास कितनी, I है dq/dt। बहुत आसानी से हम बता सकते हैं d/dt यहाँ पर 4 e टू द पावर माइनस t है। देखिए 4 तो कांस्टेंट ही है और e टू द पावर जो माइनस t है उसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा e टू द पावर माइनस t। थोड़ा सा रुक करके मैं आपको एक ये डिफरेंशिएशन समझा देता हूँ। यदि हमारे पास यहाँ पर d/dx e टू द पावर x है तो ये होगा केवल e टू द पावर x। यदि d/dx e टू द पावर माइनस x है तो ये होगा e टू द पावर माइनस x, और यहाँ जो भी कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज हमारे पास d/dx e टू द पावर k इंटू x है तो ये हो जाएगा k e टू द पावर kx। तो उस कांस्टेंट को यहाँ नीचे लिख लेते हैं। सो आगे अभी इनका काम पड़ेगा, देखते हैं अभी। नेक्स्ट है, सपोज मैं q मान लेता हूँ a e टू द पावर माइनस t प्लस b e टू द पावर माइनस 3t। अब भाई अपने को
इसमें करंट निकालना है। बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हम बता पाएंगे इसको। सो सॉल्यूशन में आई की जो वैल्यू है वो लिखेंगे dq/dt और इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, सो d/dt। अच्छा देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि e⁻t है, तो e⁻x का यहाँ हो जाएगा -e⁻x, तो यहाँ हो गया -a e⁻t प्लस यहाँ बताया कि जो k है उसको नीचे आ जाएगा, तो k यहाँ कितना है -3, सो यहाँ पर -3 × b, तो ये b है वो नीचे आ गया -3 और e⁻−3t हो गया। आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए भाई आप। सो -a e⁻t -3b और e⁻−3t। सो दिस इज योर करंट। ऐसे कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। हमने जानबूझ करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है जिससे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन रिवाइज हो जाए। डिफरेंशियल फंक्शन के बाद हमें साइन और कास का भी काम पड़ेगा, सो उसको भी एक बार करके देख लेते हैं। तो उस एलिमेंट से जो चार्ज है वो हमें दिया है कितना, 3 sin 314t, इससे बताना है। बहुत आसान है, अभी मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सो I = dq/dt। अब आप देखिए मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, d/dt 3 ब्रैकेट लगा देते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 3 sin 314t। अब इसको कर लिया जाए डिफ्रेंशिएट। सो I की वैल्यू देखिए, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर, यहाँ t के अलावा क्या कांस्टेंट है 314, तो हो जाएगा 3 × 314 और साइन का हो जाएगा कितना cos, तो यहाँ हो जाएगा cos 314 × t। बस ठीक है, यही आपका आंसर है। आप चाहें तो इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। सो मैंने ये क्यों लिख दिया, इसका भी फार्मूला मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। तो फार्मूले मैं इस बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ आपके लिए। ऐसे ही कॉपी में आप लिखेंगे और जहाँ पर लिखेंगे उसी कॉपी में उसी जगह पर आपका फार्मूला होना चाहिए, जैसे जब कभी आप भूलें तो आपको रिवाइज हो जाए। सो अपना क्या फार्मूला हम देख रहे थे कि यदि हमारे पास d/dx sin x है तो ये 2/cos x हो जाएगा, लेकिन यदि हमारे पास d/dx sin k × x है तो k आ जाएगा बाहर, तो k × cos kx ये हो जाएगा। बस यही मैंने किया है। तो यहाँ 314 था तो ये 314 का मल्टीप्लाई कहाँ हो गया बाहर, 3 पहले से था, 3 पहले से आ गया। इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया साइन फंक्शन का। इसी तरीके से हम कॉस की भी ले सकते हैं या और भी कोई फंक्शन ले सकते हैं। तो अब मैं ले लेता हूँ q = q0 sin ωt प्लस यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मैं, सपोज इट इज़ π/3। ऐसे एग्जाम्पल्स हमें AC सर्किट पढ़ते समय काम आएंगे। हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ गई भाई, एक तो Q0 आ गया, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q0 और ये जो ओमेगा है ये तो कॉन्स्टेंट्स है। अब यदि अकेले होंगे तो इनका डेरिवेटिव 0 होगा और अकेले नहीं है तो ये बाहर आ जाएंगे। सो हम बहुत आसानी से यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि कितनी वैल्यू होगी। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं और यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन ही था, ठीक है। सो I = हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, dq/dt, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे d/dt, q की जगह Q0, ये हो गया sin ωt प्लस हम लिख देंगे इसको π/3। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन का तो हो जाएगा cos और जो t के साथ कांस्टेंट है वो हो जाएगा बाहर, तो Q0 तो पहले से था, ओमेगा और बाहर आ गया, ओमेगा और साइन की जगह पर कितना कर देंगे cos और यहाँ पर हो जाएगा कितना ωt प्लस π/3।
प्लस पाई बाई 3 का क्यों नहीं किया, क्योंकि पाई बाई 3 ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने 4 फंक्शन ले लिए, जहाँ पर साइन कॉस की वैल्यू लेकर के भी हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हम थोड़ा सा दूसरे तरह के क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। दूसरे तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि हमें करंट की वैल्यू दी रहेगी, और करंट की वैल्यू दी रहेगी, उसकी करंट की वैल्यू से हम आगे निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आप नंबरिंग उसी क्रम में चला सकते हैं, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा आप। तो एग्जांपल, हमें करंट दिया रहेगा, इनिशियल चार्ज दिया रहेगा, और हमें वहाँ पर वैल्यू निकालना होगा। हमें ये निकालना है, फाइंड चार्ज एट टाइम टी। टाइम टी पर हमें चार्ज की वैल्यू निकालना है, करंट हमें दिया हुआ है। पहला ले लेता हूँ कि करंट कितना दिया हुआ है। हमें करंट दिया है 3 एम्पियर, तो करंट दिया है 3 एम्पियर, और ये भी दिया रहेगा Q t इज इक्वल टू 0 पर। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो Q की वैल्यू है वो हमें 1 कूलम दे दिया है। ठीक है भाई, लर्निंग लगा के देखते हैं, बहुत आसानी से बताया जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि हमें चार्ज निकालना है। अभी हम क्या कर रहे थे, हमें चार्ज दिया था और हम करंट निकाल लेते, अब हम उसको उल्टा करना चाहते हैं। उल्टा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एक बार ज़रा बेसिक समझ लिया जाए। आई को मैंने क्या बताया था, आई वॉज डी क्यू बाई डी टी। देयरफॉर डी क्यू विल बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए भाई, तो आई डी टी हो जाएगा। अब आपको टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज निकालना है तो इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। दिस इज डी क्यू, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आई डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल का लिमिट यहाँ T1, यहाँ T2, ये जरूर दिया रहेगा कहाँ से कहाँ तक लेना है, या टाइम टी पर पूछ रखा है इसलिए हम, और यहाँ शुरू में कोई चार्ज हो सकता है, तो मान लो मैं Q इनिशियल Q1 और फाइनल Q हो गया। फिर हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये Q माइनस Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए वैल्यू T0 पर आपको चार्ज दिया हुआ है, तो शुरू की वैल्यू कितना दे दिया है 0, और टाइम t निकालना है, आई हमें दिया है 3 dt। 3 dt को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 3, और dt का इंटीग्रल t, यहाँ t से 0 आ गया। अब आप देखिए Q शुरू में आपको क्वेश्चन में दिया 1 कूलम, तो Q माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर जब लेंगे तो 3, ये आ गया t माइनस 0। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा Q इज इक्वल टू 3t प्लस 1, आ गया आपका आंसर। तो ऐसे निकाल सकते हैं। हमें कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा, फिर से एक बार आप देख लीजिए। हमें चार्ज निकालना है किसी टाइम t पर, करंट की वैल्यू हमें कांस्टेंट दिया हुआ था, हमने करंट की वैल्यू कांस्टेंट ले लिया, और t इक्वल टू 0 पर इनिशियल चार्ज था। अब हमें i की वैल्यू निकालना है, तो i होता है डी क्यू बाई डी टी, तो मैंने पहले डी क्यू लिख दिया, डी टी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। टाइम t1 पर उस एलिमेंट के अंदर चार्ज q1 था, और टाइम t2 पर उस एलिमेंट के अंदर चार्ज q है। तो जब डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो q आएगा, मैंने लिमिट पुट कर दिया है, q माइनस Q1 डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, और i की वैल्यू पहले पुट कर दिया, डायरेक्ट बाहर नहीं ले सकते हैं, यहाँ तो कांस्टेंट था ले सकते थे, लेकिन हमने लिया नहीं है। i की वैल्यू 3 लिख दिया dt, और 3 बाहर आ गया, dt का इंटीग्रल t, और सॉल्व कर दिया। q लिख दिया, q1 की वैल्यू क्वेश्चन में लिया है 1, तो 1 लिख दिया, और इसको इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास जो i है वो दिया है 2t प्लस 5 एम्पियर, और कुछ चार्ज भी मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ Q0 t इज इक्वल टू 0 पर ये जो वैल्यू है वो 0 ही दिया हुआ है। बहुत आसान है भाई ये तो। सबसे पहले हम i लिख लेते हैं। अब
आप समझिए, आई इज इक्वल टू, हमेशा ऐसा ही लिखिए पूरा। सो ये डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई डी टी। सो देयर फोर इंटीग्रल डी क्यू, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ इंटीग्रल आई डी टी, ये हो गया। अब इसकी लिमिट टू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो टी जीरो, यहाँ शुरू में जीरो ही दिया है, यहाँ कुछ और वैल्यू दे सकते हो, जीरो दिया, जीरो पर चार्ज कितना दिया है, जीरो ही, तो ये मैंने जीरो लिखा। ये लिखने का तरीका है, वो आपको तो डिटेल में लिखा रहेगा कि टी इजक्वल टू जीरो पर चार्ज जीरो है, तो इनिशियल टाइम मान लो यहाँ टी इजक्वल टू 1 होता तो मैं यहाँ 1 लिख देता, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लिख देता। सो टाइम की वैल्यू जीरो पर चार्ज भी जीरो जीरो लिख दिया। अब किसी टाइम टी पर यहाँ पर चार्ज मान लो क्यू है, तो डी क्यू का इंटीग्रल तो देखिए क्यू हो जाएगा, तो क्यू लिख दिया, लिमिट क्यू और जीरो। और यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो जीरो से टी, आई हमें दिया है 2t प्लस 5 dt। सो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये तो हो गया कितना, q माइनस 0। यहाँ जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2t dt का इंटीग्रल होगा t स्क्वायर बाई 2, प्लस ये हो जाएगा कितना, 5t, 0 से लेकर के t तक आ गया। सो देयर फोर q इज इक्वल टू, आप देख लो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर प्लस 5t, जीरो तो वही रहेगा। सो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 5t। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ नए एग्जांपल्स और लिए। उन एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि चार्ज दिया था तो करंट निकाल लिया, और करंट दिया है तो चार्ज निकाल लिया, ऐसे कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम कुछ और नए एग्जांपल्स ले लेते हैं। सो नया एग्जांपल अब हम ऐसे ले रहे हैं कि हमें चार्ज का ग्राफ दिया हुआ है। सो ये टाइम सेकेंड में, और ये चार्ज कूलम में ले लेता हूँ मैं, और भाई ऐसे कि ये ग्राफ हमारा इस तरीके से जा रहा है भाई, यहाँ दिया हुआ है। सो बहुत आसानी से बताया जा सकता है। मान लेता हूँ कि ये 2 कूलम था यहाँ पर, और यहाँ पर टाइम कुछ वैल्यू दी हुई होगी, और यहाँ पर भी चार्ज कुछ वैल्यू दी होगी। तो मैंने मान लिया कि 2 से तो ये 5 कूलम हो गया, और टाइम जो है ये 30 सेकंड ले लिया। सो हमें इसमें करंट निकालना है, फाइंड करंट, बहुत आसानी से आ जाएगा, फाइंड करंट। सो क्या क्वेश्चन में दिया है कि ये QT ग्राफ दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन, कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन यदि हमें चार्ज और टाइम दिया है और हमसे कैलकुलेशन करा रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही देगा, क्योंकि हम उसका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का फंक्शन है। अभी हमने सिंपलिस्टिक एग्जांपल लिया है। सो यहाँ पर जो करंट है, करंट को हमने क्या डिफाइन किया था, करंट वाज I इज इक्वल टू dq बाई dt। फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज स्लोप, स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हम बहुत बार पूरा नहीं बोलते हैं, सिंपली स्लोप लिख देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो यहाँ जो स्ट्रेट लाइन है तो वही टेंजेंट होगा, तो मैं I की वैल्यू यहाँ लिख दूंगा। सो I, इस लाइन का आपको स्लोप लेना है, तो स्लोप लेने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ से यहाँ तक आप जब वैल्यू लेंगे, सो स्लोप यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, स्ट्रेट लाइन है। सो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई है कितना 5 माइनस 2 एंड डेल्टा एक्स है 30। सो ये आ गया कितना 3/30 या 1/10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। तो इस तरीके से यदि हमें चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो चार्ज और टाइम के ग्राफ से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट है। इस तरीके से हम हमारे पास कई तरह की प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो एक और कर लेते हैं।
ये Q और आगे टाइम T, यहाँ ले लिया, ये ले लिया और यहाँ ले लिया। सो टाइम T सेकेंड में लेना है और ये कूलम में लेना है और यहाँ से इसको कुछ टाइम प्रोवाइड कर दिया जाए। सो मान लो ये 2 है, ये 4 है और ये 8 ले लेता हूँ। इधर की तरफ कूलम में मैं 2 ले लेता हूँ, उसे कुछ नंबरिंग कर देते हैं 0, A, B एंड C। सो अब हमें इसमें करंट निकालना है। फाइंड करंट। सो यदि हमें चार्ज तो फाइंड करंट, टाइम भी देना पड़ेगा। सो T इज इक्वल टू 1 सेकंड पर ले लेता हूँ। सेकंड इस इंटरवल में T इज इक्वल टू 3 पर ले लिया जाए एंड थर्ड इंटरवल लेता हूँ T इज इक्वल टू 5 या 6 पर, यहाँ ले लिया। सो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि यदि हमारे पास चार्ज है तो जो करंट होगी, करंट चूंकि करंट है dq बाई dt, dq बाई dt ये स्लोप है, तो अपने को क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो अब देखिए t इज इक्वल टू 1 पर कौन सी लाइन है, 0 से 2 है, t इज इक्वल टू 1 पर लाइन OA है, तो किसका स्लोप निकालेंगे, OA लाइन का। सो t इज इक्वल टू 1 पर जो I की वैल्यू होगी वो होगी स्लोप ऑफ OA एंड OA का स्लोप कितना होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो इट इज 2/2 1 एम्पियर। सो t इज इक्वल टू 1 पर हमारे सर्किट में जो करंट है वो 1 एम्पियर है। अब हम आगे t इज इक्वल टू 3 सेकंड ले रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो 3 सेकंड में हमारा ग्राफ कौन सा है, AB, कोई भी इसके अंदर कुछ भी आप ले सकते हैं। सो ये होगा I इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। सो ये तो डेल्टा वाई तो 0 चेंज नहीं हुआ, 0/2 इज इक्वल टू 0। सो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रही है। कोई बैटरी होगी, हमने ऑफ कर दिया उसको, फिर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर फिर आप ले लेंगे। सो दैट इज स्लोप ऑफ BC। तो जो BC का स्लोप है वो देखिए माइनस में है, तो यहाँ लगा दिया माइनस एंड परपेंडिकुलर इज 2 और यहाँ 4 to 8 ये हो गया 4। सो यहाँ हो जाएगा कितना, -1/2 एम्पियर। सो 1 एम्पियर 0 एंड -2 एम्पियर। तो इस तरीके से यदि हमें चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो चार्ज और टाइम के ग्राफ से हम स्लोप, चूँकि हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हमें स्लोप पर बेस यदि क्वेश्चन रहेंगे तो स्ट्रेट लाइन देंगे। अब हम इसका रिवर्स करना चाहते हैं कि हमें यहाँ पर अब क्या कहेगा कि करंट का ग्राफ दे देते हैं। सो लेट अस टेक द ग्राफ ऑफ करंट। I लिख लेता हूँ मैं एम्पियर में और टाइम लिख लेता हूँ मैं सेकंड में, और एकदम सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लिया, यहाँ यही दिया है केवल। अब हम यहाँ पर डॉटेड लाइन ये बता रहे हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है। सो मैं मान लेता हूँ कि 10 सेकंड तक जा रहा है और यहाँ भाई इसकी कुछ वैल्यू गई होगी। सो डॉटेड लाइन मैंने बता दिया एंड सपोज ये 2 एम्पियर थी। सो इसमें मेरे को क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड चार्ज दैट पास्ड इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो गया ये निकालना है हमें, बहुत आसान है। अब आप समझिए, हमेशा बेसिक बात पे आई क्या था, dq/dt। आपको I दिया है, dq निकालना है, सबसे पहले dq आएगा
आई डी टी। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको इंटीग्रेट कर लिया जाता है। सो जब इंटीग्रेट करेंगे सो डी क्यू और ये आई डी टी आ गया। डी क्यू का इंटीग्रल डेल्टा क्यू है, क्यू टू माइनस क्यू वन, और ये इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, इसका एरिया। सो डेल्टा क्यू दिस इज द चार्ज विच पास्ड थ्रू इन दैट इंटरवल। ये हमेशा चार्ज कितना फ्लो किया है। यदि आपको किसी टाइम पर चार्ज निकालना है तो इनिशियल टाइम पे चार्ज अपने को दिया रहेगा कि कितना टाइम, क्योंकि हमने दिया नहीं था तो चार्ज कितना पास हुए निकाल ले। अब देखिए बहुत आसानी से अब इसका एरिया निकाल लेंगे। सो एरिया किसकी इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल है तो 1/2, बेस है 10 और हाइट कितना दिया है 2, सो कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 कूलम आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं। कोई भी जिसका हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं, जिसका हम आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही हमें दिए जाते हैं। अब एक और करा देता हूँ मैं आपको, कुछ भी हो सकता है। आई की वैल्यू और यहाँ टाइम इन सेकेंड। अब मैं ओरिजिन से नहीं ले करके यहाँ से ले, मैं स्ट्रेट लाइन ही रहा हूँ। अब आप यहाँ पर ये ले सकते हैं। सो सपोज ये 10 हो गया, ये 1 एम्पियर हो गया और यहाँ पर ये 3 एम्पियर ले लिया। दिस करंट इज इन एम्पियर। क्वेश्चन वही है, फाइंड चार्ज विच पास्ड इन 10 सेकेंड थ्रू द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है थ्रू द एलिमेंट, तो जो भी हमारा करंट एलिमेंट दिया हुआ है वहाँ से कितना चार्ज किया है ये हमें बताना है। आसानी से बताया जा सकता है। सो अभी मैंने आपको बताया है कि जो चार्ज है वो एरिया की इक्वल है। एरिया स्ट्रेट लाइन से, अब देखिए ये तो ट्रेपीजियम है, सो अपने को ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। सो एरिया निकाल लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। ट्रेपीजियम बन रहा है, कितना हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इधर वाली साइड 1 है, ये वहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 3, तो 1 + 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके बीच की डिस्टेंस है 10। अब जब इसको लेंगे सो 1/2 इंटू 4 इंटू 10, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। सो यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना पास कर गया, 20 कूलम। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया सिंपल करंट में। अभी अपने को इतना ही सीखना है, ये एकदम बेसिक से क्वेश्चन से। अब आप कोई भी टेक्स्ट बुक से कहीं से भी आप लगा सकते हैं इसको। आगे चलने के बाद हम इस पर आपको होमवर्क और DPP आप प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो करंट डेंसिटी हम स्टार्ट करेंगे आगे।